प्यारे बच्चों, आज हम यात्रियों के नजरिए से अध्याय में 10वीं से 17वीं सदी के बीच भारत में आने वाले 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके नजरिए को भी समझेंगे। बच्चों, यात्री कौन होता है? यात्रा करने वाला। यात्रा का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाता है तो वह यात्रा कहलाती है। यात्राओं के उद्देश्य क्या होते हैं बच्चों? काम की तलाश में। आपने देखा होगा कि लोग नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में दूसरे शहरों में, दूसरे कस्बों में जाते हैं। दूसरा है बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है बच्चों पर्वतीय क्षेत्रों में, तो लोगों के लिए यात्रा करना मजबूरी हो जाता है। तीसरा है बच्चों, साहस की भावना से प्रेरित। कुछ लोगों को जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा रहती है और वो इस काम में सफल भी होते हैं। पीछे भावना क्या है? साहस की भावना। चौथा है बच्चों, व्यापार करना। उदाहरण के लिए सूती कपड़ा व्यापारी भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में सूती कपड़ा मिल मालिकों के साथ व्यापार करने की कोशिश करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो यात्रा के उद्देश्य आपको बताए बच्चों। अब नजरिया। बेटा, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया होता है और नजरिया विकसित करने के पीछे हर व्यक्ति का अपना भौगोलिक परिवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य का सत्र, भाषाएं, रहन सहन, पहनावा, सब चीजें मिलकर इंसान का नजरिया तय करते हैं। और इन्हीं नजरिए को जानते हुए, समझते हुए आज हम भारत में आने वाले 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके नजरिए से भारत को समझेंगे। बच्चों, अल-बेरूनी 11वीं सदी में भारत आए, इब्न बतूता 14वीं सदी में आए और फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में आए। अल-बेरूनी परिचय देखिए बच्चों। इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म में आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ। आधुनिक उज्बेकिस्तान मैप पे देखिए बच्चों और नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, हम भारत में आने वाले यात्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ख्वारिज़म देखिए मैप पे और भारत की स्थिति देखिए। ये आधुनिक पाकिस्तान भी बच्चों भारत का ही हिस्सा था। ये तो 1947 में बना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम भारत की बात करेंगे तो इस हिस्से को अपने साथ रखेंगे। भाषा ज्ञान। अल-बेरूनी अपने समय का बहुत बड़ा विद्वान था बच्चों। ख्वारिज़म अपने समय में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बेरूनी ने अपने समय की बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की थी। अरबी के अलावा सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत और भी बहुत सी भाषाओं का ज्ञान अल-बेरूनी को था। वह यूनानी दार्शनिकों जैसे प्लेटो और अन्य विद्वानों के कार्यों से भी अच्छी तरह परिचित था और यूनानी जो कार्य थे उनका अरबी अनुवाद अल-बेरूनी ने पढ़ा। पढ़ने का शौकीन है बच्चों और कई भाषाओं का ज्ञाता भी है, तो अरबी अनुवादों को उसने पढ़ा। 1017 में सुल्तान महमूद गजनवी अल-बेरूनी को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले आया। देखिए बच्चों, ये ख्वारिज़म है और यह है गजनी। गजनवी शासक महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म को जब अपने अधीन कर लिया तो यहाँ के बहुत से विद्वानों और कवियों को अपने साथ गजनी अपने दरबार में ले आया और अल-बेरूनी भी उनमें से एक था। तो आपको अल-बेरूनी का जीवन परिचय समझ आ गया होगा बच्चों, और ये याद रखना है कि ख्वारिज़म से अल-बेरूनी गजनी कैसे पहुंचा और फिर भारत की यात्रा और भारत के बारे में वृतांत कैसे लिखा, ये हम आगे पढ़ेंगे।
अल-बेरूनी की भारत में रुचि कैसे पनपी, पढ़ते हैं। 8वीं सदी से ही संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद होने लगा। बच्चों, हमने पढ़ा है कि अल-बेरूनी बहुत बड़ा विद्वान है और कई भाषाओं का ज्ञाता है, और भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अरबी में जब अनुवाद हुआ तो अल-बेरूनी ने वे पढ़े। पंजाब गजनवी साम्राज्य का भाग बना। देखिए बच्चों, गजनवी साम्राज्य पर देखिए ध्यान से। अभी हमने देखा था कि ख्वारिज़्म से अल-बेरूनी गजनी पहुंचा था, और गजनवी साम्राज्य का जब हिस्सा बना पंजाब, तो दोनों क्षेत्रों के यानी गजनवी साम्राज्य के और भारत के पंजाब, देखिए बच्चों ये जो ग्रीन लाइनें लगाई हैं ये आज का भारत है, और जो रेड लाइन मैंने दिखाने की कोशिश की है ये पाकिस्तान की बाउंड्री है बच्चों, लेकिन ये भारत का ही हिस्सा है जिस समय का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। तो हम पढ़ रहे थे कि जब पंजाब गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बनता है तो गजनवी साम्राज्य और भारत के पंजाब के लोगों, दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी विचारों और विश्वासों का आदान प्रदान होता है। और अल-बेरूनी ने भारत के पंजाब क्षेत्र का दौरा भी किया था बच्चों, भ्रमण भी किया था। भारत के विद्वानों और ब्राह्मणों के साथ अल-बेरूनी ने काफी समय भी बिताया था, और भारतीय धर्म और दर्शन की जानकारी भी अल-बेरूनी ने प्राप्त की। तो अल-बेरूनी का भारतीय दृष्टिकोण, ठीक है बच्चों, कि अल-बेरूनी ख्वारिज़्म से गजनी और गजनी से भारत के बारे में लिखने के लिए कैसे प्रेरित हुआ, ये बातें हमने जानी। यात्रा वृतांत शब्द है बच्चों हमारे सिलेबस में। यात्रा का अर्थ आपने जान लिया। वृतांत क्या होता है? किसी बीती हुई बात या घटी हुई घटना का विवरण। यात्रा वृतांत साहित्य की एक ऐसी विधा है, एक कला है, जिसमें लेखक अपनी यात्राओं का अनुभव एक रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। यात्रा वृतांत समझ आ गया होगा। 11वीं सदी तक वृतांत लिखने की जो परंपरा है अरबी साहित्य में आम हो चुकी थी। हम अरबी साहित्य का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल-बेरूनी ने जो अपनी किताब उल हिंद लिखी है वो अरबी में ही लिखी है, और अल-बेरूनी को अरबी साहित्य का बहुत ज्ञान है। और जो यात्रा वृतांत लिखने की जो परंपरा है बच्चों अरबी साहित्य में, वह पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी के क्षेत्रों से संबंधित थे। आइए मैप पे देखते हैं। यह वोल्गा नदी है बच्चों, उत्तर में वोल्गा नदी से, पश्चिम में सहारा रेगिस्तान। अफ्रीका में है बच्चों सहारा रेगिस्तान, और ये वो क्षेत्र है जहां यात्रा वृतांत लिखना आम बात थी। अल-बेरूनी की जो किताब है बच्चों, किताब उल हिंद, इसे तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, अरबी भाषा में लिखी गई थी बच्चों। भाषा जो है किताब उल हिंद की वो सरल और स्पष्ट है। बाद में यह कई भाषाओं में अनुवादित होती है। 80 अध्यायों में विभाजित है बच्चों किताब उल हिंद, और प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से होती है, फिर उसका व्याख्यात्मक उत्तर दिया जाता है। देखिए बच्चों, एक उदाहरण से समझाती हूँ कि अगर अल-बेरूनी को भारत में जाति व्यवस्था पर लिखना है तो इसके लिए पहले जाति व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होगा, फिर उसका उत्तर जो है अल-बेरूनी ने भारत में उस समय ब्राह्मणीय विचारधारा या संस्कृतवादी जो परंपरा थी उससे अपने प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है, और फिर भारतीय सामाजिक जो व्यवस्था है उसकी तुलना फारस की सामाजिक व्यवस्था से की है जहां से अल-बेरूनी आए थे। समझ आ गया होगा बच्चों कि हर अध्याय में पहले प्रश्न होता है, फिर उसका व्याख्यात्मक उत्तर दिया जाता है, और अंत में
अन्य संस्कृतियों से उसकी तुलना की जाती है। वर्णन। अल्बेरूनी की किताब में किन किन विषयों को लिया गया है? भारतीय धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, कीमिया। कीमिया का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों सोना, और उर्दू भाषा में आज भी रसायन शास्त्र को कीमिया कहा जाता है। ये शब्द थोड़ा अलग था तो मैंने इसको बता दिया बच्चों आपको। रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, सामाजिक जीवन, मापन विधियों, चिकित्सा विज्ञान, मूर्ति कला और कानून, बहुत से विषयों को छुआ अल्बेरूनी ने। आपने देखा। विषय वस्तु। किताब उल हिंद का जो विषय वस्तु है बच्चों, जिन विषयों को आधार मानकर अल्बेरूनी ने लिखा, वे हैं बच्चों दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी विवरण। दंत कथाएं होती हैं बच्चों कि मौखिक परंपराओं से जब कथाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं, जो कभी लिखी नहीं गई, उन्हें दंत कथाएं कहते हैं बच्चों। रचना। गणित की ज्यामितीय संरचना पर आधारित है। अल्बेरूनी की जो किताब है बच्चों, जो रचना है, वो बहुत ही सरल और स्पष्ट है, और उससे भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता था, जिसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो है गणित के प्रति अल्बेरूनी का झुकाव। दृष्टिकोण आलोचनात्मक था बच्चों। एक उदाहरण है कि आलोचना क्या होती है। बच्चों, जब अध्यापक आपको समझाता है कि आपके टेस्ट में नंबर इसलिए कम आए हैं क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, तो आप में सुधार करने के लिए जब अध्यापक आपकी आलोचना करता है, तो यह आलोचना सुधारात्मक होती है। और ये जो दृष्टिकोण है, यही अल्बेरूनी ने अपनाया था कि भारतीय समाज को जानने परखने के लिए अल्बेरूनी का जो नजरिया था बच्चों, वह आलोचनात्मक था। तथ्यों में सुधार करना चाहता था। अल्बेरूनी हर एक तथ्य को बिल्कुल छानबीन करके प्रयोग करता था बच्चों। एक उदाहरण में एक लकड़ी की मूर्ति जो लोगों द्वारा 2 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी बताई गई, तो अल्बेरूनी का प्रश्न था कि जब यहाँ की मिट्टी और वायु इतनी नम है, तो यह लकड़ी 2 लाख साल तक सुरक्षित कैसे रही, अस्तित्व में कैसे रही। तो कहने का अर्थ है, हर तथ्यों में वह छानबीन करके उनका इस्तेमाल करता था। अल्बेरूनी उन समस्याओं से पूरी तरह परिचित थे जो उनकी समझ में बाधक थे। जैसे भाषा है, अल्बेरूनी कहते हैं कि संस्कृत भाषा जिनका अनुवाद अल्बेरूनी ने पढ़ा था, कि यह अरबी और फारसी भाषा से इतनी अलग है कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने में बिल्कुल भिन्नता आ गई है। दूसरी है बच्चों धार्मिक अवस्था और प्रथाओं में भिन्नता। अलग प्रथाओं, अलग विश्वासों, अलग धार्मिक विश्वासों वाले देश से अल्बेरूनी आए थे, और भारतीय प्रथाएं और धार्मिक विश्वास बिल्कुल अलग लगे अल्बेरूनी को, तो उनको समझने में काफी समस्याएं आई। तीसरा है बच्चों अभिमान। हर लेखक का अभिमान का एक सत्र होता है, और लेखक को लिखते हुए उस सत्र को परे करके लिखना चाहिए, लेकिन अल्बेरूनी ऐसा नहीं कर पाए। अल्बेरूनी की साहित्यिक रचना में आने वाली समस्याएं आपको ध्यान रखनी है बच्चों। इन्हीं समस्याओं के चलते किताब उल हिंद में दोष आते हैं। कौन कौन से? पहला, आधार। अल्बेरूनी का जो साहित्यिक रचना का आधार है, वह अनुभव न होकर किताबी ज्ञान है। उन्होंने ब्राह्मणीय ग्रंथों का अध्ययन किया और उसी व्यवस्था को सही माना। लेकिन बच्चों, हमने बंधुत्व, जाति और वर्ग जब पाठ किया था, तो उसमें पढ़ा है
कि ब्राह्मणीय नियमों का हर जगह पालन नहीं होता था। स्वयं ब्राह्मण भी इन ब्राह्मणीय नियमों का अनुसरण नहीं करते थे। तो इस वजह से किताब उल हिंद में जो दोष हैं वो आ गए। अल-बेरूनी ने जाति व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का क्रम बताया जो ब्राह्मणीय विचारधारा पर आधारित था। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊंची जाति अल-बेरूनी ने ब्राह्मणों की बताई, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा है कि वे ब्राह्मणों के सिर से उत्पन्न हुए थे। ऐसा अल-बेरूनी ने लिखा है बच्चों अपने ग्रंथ किताबुल हिंद में। दूसरे स्थान पर क्षत्रिय हैं, जिनका जन्म ब्रह्मा के हाथों और कंधों से हुआ है। तीसरे दर्जे में वैश्य हैं, जिनका जन्म ब्रह्मा के जंघाओं से हुआ है। और चौथे हैं शूद्र, जिनका जो सृजन है ब्रह्मा के चरणों से हुआ। तो ब्राह्मणवादी नियमों में समाज में जो वर्ण व्यवस्था स्थापित थी उसका वर्णन अल-बेरूनी ने किया है इन्हीं विचारों को आधार मानकर। लेकिन जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणीय विचारों को मानने के बावजूद अल-बेरूनी ने ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार की जाने वाली अपवित्रता की धारणा को नहीं माना। अपवित्रता क्या है बच्चों? ब्राह्मणों ने कुछ वर्णों को अपवित्र माना, जिन्हें छूने मात्र से ही वे अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें समाज में श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त था। तो इस अपवित्रता की धारणा को अल-बेरूनी ने नहीं माना। उनके अनुसार हर वह वस्तु जो अपवित्र है पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त कर सकती है और सफल भी होती है। जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ रखता है, समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल-बेरूनी जोर देकर यह कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। अल-बेरूनी ने अपवित्रता की धारणा को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताया। जाति व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन। भारत में जो वर्ण व्यवस्था हमने पढ़ी बच्चों वो जन्म के आधार पर थी, और फारस में जो समाज का जो विभाजन है, वर्गीकरण है, वह कर्म के आधार पर था। 4 वर्गों का जिक्र अल-बेरूनी फारस के करता है। उनमें पहला जो वर्ग है शासक और घुड़सवार, दूसरा है भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित, तीसरा है चिकित्सक, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक, और चौथे स्थान पर हैं कृषक या शिल्पकार। अल-बेरूनी के अनुसार फारस में जो सामाजिक वर्गीकरण है वह कर्म के आधार पर है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और योग्यता के आधार पर किसी भी वर्ग में शामिल हो सकता था। तो अल-बेरूनी के लेखन की यह परंपरा भी थी बच्चों कि वह संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की तुलना फारस की संस्कृति से करता है। अंत्यज, ये शब्द मिसप्रिंट है बच्चों। अंत्यज का अर्थ क्या है? व्यवस्था से परे। बच्चों बंधुत्व, जाति और वर्ग जो पाठ हमने पढ़ा था उसमें हमने अंत्यज के बारे में पढ़ा है कि वे लोग जो व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। उनके बारे में अल-बेरूनी ने क्या लिखा है कि उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे जमींदारों और किसानों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करवाएं, और वे सामाजिक प्रताड़ना का शिकार भी होते थे। अल-बेरूनी ने भारतीय समाज को किस दृष्टिकोण से देखा, अपने नजरिए को कैसे लिखा, ये सारी बातें आज हमने पढ़ी हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके नजरिए को भी जानेंगे। धन्यवाद।